न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बदलते मौसम में चुनावी खबरें राजनीतिक तापमान को बढ़ा रही हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खालिस्तान समर्थक बयान ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमलों को तेज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई, खालिस्तान के विषय में जो गहलोत सोचते हैं, क्या वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोचते हैं? होगी चर्चा राजनीतिक पार्टियों से। साथ ही बताएंगे आपको दिवाली से पहले किसानों को मिला बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने लिए 2 बड़े फैसले। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। किसानों के हित में कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। रबी सत्र के लिए प्रदान की जाएगी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया, डीएपी के नहीं बढ़ेंगे दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत का देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा असर। चढ़ते चुनावी पारे के बीच राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज। अशोक गहलोत के खालिस्तान वाले बयान पर भाजपा आक्रामक। कहा, तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस। कानून व्यवस्था पर भी साधा निशाना। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार तेज। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 4 उम्मीदवारों की एक और सूची। कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 विधानसभा क्षेत्रों के बदले उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एमपी के नरसिंहपुर से भरा नामांकन। नहीं कम हो रही महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक कल। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आश्वासन, जांच में एनआईसी देगा पूरा सहयोग। निशिकांत दुबे ने फिर दागे तीखे सवाल। पीएम मोदी गुरुवार को नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का करेंगे शुभारंभ। 86 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा कर मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का करेंगे उद्घाटन। इजरायली सेना ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे हमास आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। ईरान पर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का लगाया आरोप। ईंधन खत्म होने से गाजा के अस्पतालों में आपात सेवाएं छोड़कर सभी कामकाज बंद। और 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार गोवा। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 10,000 एथलीट 43 खेल स्पर्धा में करेंगे शिरकत। और दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को तोहफा देने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इस बार के रबी सीजन के लिए ये मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार के ऊपर करीबन 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही अन्य फैसलों पर भी नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र के 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषण तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। आगामी रबी सीजन में पोषण तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूर कर दिया गया है। इस फैसले का असर यह होगा कि किसानों को खाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमत से राहत जारी रहेगी। यूरिया और डीएपी खाद किसानों को पुरानी कीमत पर मिलती रहेगी, जबकि एमओपी पर 45 रुपए और कम अदा करने होंगे। किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1,470 रुपये प्रति बैग
और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। एक अन्य अहम फैसले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमुरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक 2584.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली और 244 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा इस परियोजना में 14 मेगावाट के जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई 2023 में भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा पर धर्म के आधार पर प्रचार करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव में सीएम अशोक गहलोत का खालिस्तान समर्थक बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खालिस्तान के पक्ष में बयान देने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस पर जवाब देने की मांग की है। राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूं तो भाजपा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है, लेकिन भरतपुर में एक युवक की क्रूरता से हुई हत्या के बाद भाजपा और आक्रामक हो गई है। दरअसल जमीन विवाद में एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। जमीन पर पड़े युवक को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर से रौंदा गया। भाजपा अशोक गहलोत सरकार से पूछ रही है कि आखिर क्यों लोगों के मन से कानून का भय खत्म होता जा रहा है। जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह मर गई है तो उदाहरण है राजस्थान। अपराधियों को बल मिलता रहा और ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आती रही, लेकिन आज जो घटा है वो दिखाता है कि वहां किसी को डर नहीं। अपराध करने वाले 10-10 बार ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, हटाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हटाते हैं, तब तक किसी के प्राण ना निकल जाएं। ये क्या हो गया राजस्थान को? इस बीच भाजपा ने अशोक गहलोत के खालिस्तान वाले बयान को लेकर भी हमला तेज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि नौबत यह आ गई है कि जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, अब उसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री खुलेआम उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया होता तो उसे खालिस्तान और हमास के पक्ष में बयान नहीं देना पड़ता। आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज हमास के समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वो देखी जा रही है। आखिर हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है?
आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण। इधर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने चुनाव आयोग से मामले में कार्रवाई की मांग की है। She is trying to rake up something which is non-existent, which is a fake piece of news, and she's putting it through religious sentiment into the political discourse at a time when the model code of conduct is operational. इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता आते हैं, सबके भाषण सुनते हैं आप। कभी कभी मेरे मन में आता है कि सबके भाषण एक ही लगते हैं मुझे। हम उनको दोष देते हैं, वो हमें दोष देते हैं। हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं। हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दिल्ली से ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बागी तो कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच आए दिन की खींचतान इन मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं सहयोगी साथी। मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के सहयोगियों से भी लड़ रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सपा के साथ तकरार के बीच अब कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के दरमियान भी खींचतान की बात सामने आ रही है। भाजपा तो यहां तक कह रही है कि सिर्फ इन्हीं के बीच नहीं बल्कि खबरें इस बात की भी हैं गांधी परिवार में भी एकजुटता नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रियंका की राहुल इसमें भी लड़ाई चल रही है। अब बताइए, आप ही बताइए, भविष्य कौन होना चाहिए? प्रियंका वाड्रा भविष्य होनी चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए? ये भी आजकल इस पे भी बहुत चर्चाएं चल रही है। ऐसा हम लोग आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है। दरअसल सपा के साथ गठबंधन को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ तो गठबंधन चाहते थे लेकिन पता नहीं बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कमलनाथ द्वारा शब्दों के चयन पर भी असहमति जताई। इससे पहले कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह को लेकर कपड़ा फाड़ने वाला बयान दे चुके हैं। जो इन्होंने कहा, कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है। अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। वहीं भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने राज्य में अपने 4 और प्रत्याशी बदल दिए हैं। इस बीच सपा के बाद अब जेडीयू भी गठबंधन की परवाह किए बिना एमपी में कूद गई है। पार्टी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये तो अभी आगाज है, आगे देखिए होता है क्या। ये सब चिंता कर रहे हैं हमारे बबुआ लोगों का क्या होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। सब अभी शुरू नहीं, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। देखिए 24 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है, सड़क पे लड़ाई होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कमलनाथ पर पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर कमलनाथ का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कमलनाथ लगातार अपमान कर रहे हैं। दरअसल कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की तुलना मिजोरम और त्रिपुरा से नहीं करने का बयान देकर विवादों में आ गए थे। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उधर भोपाल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश में जनजातीय के अनदेखी का आरोप लगाया। इस बीच मध्य प्रदेश में बीएसपी नेता रामसेवक पाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। भोपाल से अजीत द्विवेदी और अजीत श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब
क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और चढ़ते चुनावी पारे के बीच राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत के खालिस्तान वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस। इसी पर आज का हमारा विशेष आधारित है राजस्थान में कांग्रेस का तुष्टीकरण का एजेंडा। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। विजय त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट, और राहुल सिंह काजला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आप ही के पास सबसे पहले रुख करेंगे। जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसी भी हद तक चुनाव में तुष्टीकरण के लिए जा सकती है, यानी कि वो हद इंदिरा गांधी की हत्या से भी ऊपर हो गया है अब तुष्टीकरण का एजेंडा कांग्रेस का, क्या कहेंगे? राहुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम, कुछ डिस्टरबेंस था आपके एंड पे। जी, अभी आवाज आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है तुष्टीकरण के लिए, यानी कि वो हद पार होती है और वो भूल जाती है कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी, और आज महज चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन भी कर रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे? जी, ये जो वक्तव्य है भारतीय जनता पार्टी ने, जो जिस प्रकार की स्थिति अभी राजस्थान में हो गई है भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट देने के बाद में, जिस अशोक गहलोत के बयान पे क्या कहेंगे? पहले तो अशोक गहलोत के बयान पे क्या कहेंगे राहुल जी?
जी, उनका जो बयान था उसे जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है वो किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण करने का प्रयास नहीं था। वो बस एक भाजपा को एक तोड़ मरोड़ करके एक प्रस्तुत किया करने का एक उन्होंने मौका ढूंढा है। बाकी उस बयान में किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण करने की कोई प्रयास कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत ने नहीं किया था। और ये एक बौखलाहट है जो दिख रही है, जिस प्रकार का विरोध भारतीय जनता पार्टी को सहना पड़ रहा है पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार उनके ही कार्यकर्ता उनके ही कार्यालय में उनके बड़े नेताओं के साथ मारपीट कर लेते हैं या उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष की अर्थी उठाई जाती है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में। तो कारण यही है। बाकी भाजपा आज मुद्दा विहीन है, भाजपा के पास कोई विषय नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाए। तो ऐसे मुद्दों को वो जनता के सामने लेकर के आ रही है, पर जनता इसका साफ तौर पर जवाब देने वाली है आने वाले वक्त में। गुरु प्रकाश जी, राहुल जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बतौर विपक्ष 5 साल में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे लेके जाए, और अशोक गहलोत के बयान को उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। रितु जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। रितु जी, कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है, और हालांकि जो आपने प्रश्न पूछा उसके उत्तर में कांग्रेस के या फिर हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साथी हैं कुछ बोल नहीं पाए। तुष्टीकरण और कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का साथ है, कोई ऐसा पहली बार हो रहा है ये तो बात है नहीं। 2007 का वर्ष हमें याद है। 2007 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं? मनमोहन सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान आता है कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो वर्डिक्ट दिया था और बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट था वो, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समाज की जो हमारी बहनें हैं, जो तलाकशुदा बहनें हैं, उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मौलवियों के, मौलानाओं के, रेडिकल फोर्सेस के दबाव में आकर के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसके विरोध में कानून लेकर के वो आए सदन में। नंबर 3, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो देश के सदन के बाहर साधु संत गोहत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे, गोलियां चलवा दी गई थी। नंबर 4, जब देश के आतंकवादियों पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं? जब बटलाऊ से इनकाउंटर हो रहा था तो कांग्रेस की जो सर्वमान्य नेता है सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे। तो ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, ये जिज्ञासा बहुत ही स्वाभाविक है। और ये सब भी छोड़ दीजिए आप, अभी इजराइल और पैलेस्टीन वाला जब विषय आया तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बेयरर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव ने ये ट्वीट किया और हमास को सेलिब्रेट किया है। कांग्रेस पार्टी को इतना वक्त लग जाता है इस तांडव पे, इस हिंसा पे एक ट्वीट करने में, हमास के बारे में एक भी शब्द बोलने में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और तुष्टीकरण ये एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा ही किया जाता है तुष्टीकरण के द्वारा। इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे आपको राजनीति क्यों करनी है? पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, हम ये चाहते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने जो कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो साफ उनका एजेंडा है वो स्पष्ट हो गया है। और यही कारण है कि 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, इतने सारे प्रांतों के चुनाव हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो इतना समय लगता क्या राम मंदिर बनने में? अगर कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो धारा 370 को हटाने में इतना समय लगता क्या? अरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को आकर के स्पष्ट कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाते हैं और क्या बोले थे? मुस्लिम लीग तो सेकुलर है। वाह भाई वाह, यही मुस्लिम लीग जिसने 2 नेशन थ्योरी की नींव रखी थी, यही मुस्लिम लीग जिसके कारण भारत माता को खंडित किया गया, उस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते हुए राहुल गांधी जी को 1% भी शर्म नहीं आई। हम पूछना चाहते हैं आपसे। राहुल जी, बिल्कुल गुरु प्रकाश जी जवाब ले रहे। राहुल जी, समय समय पर तुष्टीकरण को लेकर जो तमाम उदाहरण गुरु प्रकाश जी ने दिए हैं तो वो 70 के दशक से शुरू होते हैं, साधु संतों पर गोली चलाने से लेकर अभी तक, अगर हमास तक का सफर कहें तो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण गिना दिए हैं। क्या कहेंगे, ये सारे उदाहरण क्या कहते हैं? क्या ये उदाहरण ये साबित नहीं कर रहे हैं? विजय जी, आपके पास आती हूँ, उससे पहले एक जवाब इनसे ले लूं राहुल जी से। जी राहुल जी। जी, बहुत ही विरोधाभास वाली बात है कि ये बातें उस पार्टी के प्रवक्ता या नेता से मुझे सुनने को मिल रही हैं जिस पार्टी ने 2002 में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ था वो हम सभी ने देखा, और स्टेट स्पॉन्सर्ड एक एक्ट उसे माना गया था कई सारी एजेंसीज के द्वारा।
अब उसके ऊपर जो भी वो कहना चाहे वो उनके कानून व्यवस्था कोर्ट, कानून व्यवस्था कोर्ट इस देश में है, अगर उसका कुछ निर्णय होता है तो वही सर्वमान्य होता है। तो कृपया कुछ भी कहते समय ये भी ध्यान रखें कि जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उस पे आगे की कानूनी कार्रवाई और अदालती कार्रवाई क्या रही है, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है। मैं विजय जी के पास जाती हूँ। विजय जी, क्या आपको लगता है लगातार जिस तरह के तमाम जो मौके रहे हैं जिस पर कांग्रेस ने अपनी एक तरह से देश के साथ खड़े होने की नीति नहीं बल्कि एक तुष्टीकरण की नीति को सामने रखा है, जिसके तमाम उदाहरण गुरु प्रकाश दे रहे थे, क्या आपको लगता है राजस्थान के चुनाव में भी खालिस्तानी साजिश दिखाई दे रही है जिसका समर्थन अशोक गहलोत करते दिखे? रितु जी, गुरु प्रकाश जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, वो काफी ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां चुनावों के वक्त में अलग अलग तरीके से तुष्टीकरण या अलग अलग तरीके की चीजों की बात करती हैं, लेकिन आप इस हद तक चले जाएं कि हमास से लेकर खालिस्तान तक या कहीं खालिस्तान से लेकर हमास तक के समर्थन में उतर आए। मैं समझता हूँ तुष्टीकरण का एक हद ये होती है कि किसी एक समाज, किसी एक वर्ग के लिए आप कुछ खास काम कर रहे हैं, वहां तक चल सकता है किसी बात को लेकर। उसको हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करे ना करे, लेकिन फिर भी इस हद तक आप जा सकते हैं कि किसी एक समाज के लिए कुछ विशेष आप कर रहे हैं। वैसे सरकारों का काम होता है सबके लिए बराबरी से काम करना, कोई नीति को किसी धर्म, समाज, जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप हमास जैसे संस्था, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं हमास को लेकर क्या चर्चा हो रही है। हमास को पूरी दुनिया में ज्यादातर मुल्कों ने एक आतंकवादी संगठन के तौर पर करार दिया और जो हमला हुआ इजराइल पर उसकी आतंकवादी घटना का जिक्र किया, और उसको भी प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने जिस तरह से जिक्र किया, हमास को अलग करके फिलिस्तीन और इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है, फिलिस्तीन में भी जो मदद की है, लेकिन उन सब बातों को अलग तरीके से, अलग रंग देकर, अलग कलर देकर ये करना चुनावों के लिए ये हद तक ठीक नहीं है। आपने गहलोत सरकार लिखा हुआ, वैसे इसी पर चर्चा काफी समय होती रही कि 4 साल तक राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में जो चला उसमें सरकार तो कहीं चली नहीं है। असली बात तो यह है। तो वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर, और आज जो भरतपुर की घटना हुई तो मतलब उसका कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती किस तरह से है। और महिला अपराधों को लेकर भी जो चर्चा हुई, तो राजनीतिक दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है तुष्टीकरण का जो आपका एजेंडा है उस पर काम करें, लेकिन आतंकवाद को तुष्टीकरण की नीति में शामिल नहीं करें। ये बहुत खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है, राजनीति के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस ने तो उसको झेला, कांग्रेस बार बार इस बात को करती रहती है। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तो इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसको कांग्रेस से बेहतर कौन समझ सकता है। और उसके बाद भी आप इस बात का जिक्र करें तो मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए भी कुछ संयम रखना चाहिए। चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि किस तरह से, किन नीतियों पर, किन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है राजनीतिक दलों। राहुल जी, विजय जी ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तकरार इतनी रही कि सरकार ने काम ही नहीं किया। क्या 5 साल के बाद जनता के बीच जाने के लिए कुछ काम ऐसे नहीं है जो दिखाए जा सके? और भरतपुर की घटना ने लोगों को चौंका दिया है। जिस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान में है इस समय, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, जो तमाम मामले हो रहे हैं, उसमें राजस्थान नंबर 1 है। क्या कहेंगे? क्या कोई और आपके पास एक तरह से मॉडल स्टेट नहीं है? कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी वानगी आप पेश कर सके चुनाव में? और आपको धर्म और इसकी मजहब की राजनीति करनी पड़ रही है, जाति की राजनीति करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ जाके ये कहना पड़ता है आप ही के नेता को, राहुल गांधी को, कि सत्ता में आएंगे तो कास्ट सेंसस कराएंगे। और आज प्रियंका गांधी कहती हैं दौसा से कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। तो कौन कर रहा है जाति और धर्म की राजनीति, राहुल जी? ऋतु जी, हाल ही में एक वाकया हुआ भारतीय जनता पार्टी में, सूर्यकांता व्यास जी के नाम से सूरसागर आज से जो भरतपुर में हुआ उसके लिए क्या कहेंगे राहुल जी? भरतपुर में जिस तरह से ट्रैक्टर से भरतपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, राहुल जी, जनता को डर नहीं है किसी भी तरह का। आपने नीतियों की बात करी तो सूर्यकांता व्यास जी सूरसागर से एमएलए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार की नीतियों की तारीफ कर दी, उनका टिकट काट दिया गया। ये सभी के सामने सूरसागर तो ये दलील कानून व्यवस्था की है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की दलील ये होगी राहुल जी? मैं आपसे राज्य की कानून व्यवस्था पे बात कर रही हूँ, आज के मामले पे तो आप बताएंगे। आज का मामला, आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है,
बिल्कुल अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट है, पर सिंगल आउट करके हम एक इंसिडेंट को देखें और किसी एक स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे जज नहीं किया जा सकता। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या ये बड़े मुद्दे नहीं थे? क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है? खालिस्तान को सपोर्ट करना राहुल जी कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी है। रितु जी, ये वही राजस्थान है जहां वसुंधरा राजे ने एक शांत प्रदर्शन किया जा रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, 72 गुर्जरों को गोली मारकर उनकी हत्या करवा दी थी। राज्य की मुख्यमंत्री ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, एक सिंगल आउट करके एक इंसिडेंट के दम पर हम एक गवर्नमेंट को जज नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक रूलिंग नहीं दे सकते हैं, एक ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकते हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी अगर इतना ज्यादा लैक कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के खुद ही के नेता ये नहीं कहते कि अच्छा एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो नहीं है, पर शायद विधायकों के खिलाफ है। और इस प्रकार का जो प्रदर्शन हम पूरे स्टेट में देख रहे हैं, पूरे राज्य में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, वो शायद कांग्रेस के विरोध में हमको देखने को मिलता अगर पॉलिसीज वास्तव में ना होती तो। अशोक गहलोत का खालिस्तानियों को सपोर्ट करने पर भी आपकी यही दलील है कि राज्य में तमाम ऐसे मुद्दे हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस पूरे मामले को इस तरह से कह रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने खालिस्तान को समर्थन करने की बात की है। ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किसी भी प्रकार की जो हिंसा होती है उसका सिरे से कांग्रेस पार्टी खंडन करती है, विरोध करती है। हमास का भी जो मसला था, इजराइल का भी जो मसला था, उस पर कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं उन पे किसी प्रकार का वायलेंस ना हो, उनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी है, ना कि हमास के। खालिस्तान का भी जो मुद्दा है, खालिस्तान और भारत विरोधी अगर कोई भी ताकत है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। अगर इस पे किसी प्रकार का अगर आपको कोई क्लियरेंस चाहिए तो हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बार बार ये बात बोलते रहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इसके ऊपर देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात पर जवाब दें। अशोक गहलोत जहां खालिस्तानियों को समर्थन कर रहे हैं उस पर जवाब दें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो जल्द ही इसका मतलब कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस मसले पर जवाब देंगे, ये आपका कहना है? रितु जी, ये मसला आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है इसीलिए कि प्रियंका गांधी आज झुंझुनू आई थी, राजस्थान आई थी। उन्होंने 1 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर की घोषणा और हर परिवार की महिला मुखिया के लिए 10,000 रुपए की घोषणा करी। तो अब बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास में कोई जवाब नहीं है कांग्रेस की नीतियों का और कांग्रेस की घोषणाओं का। ऐसी ही घोषणाएं कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में करी थी और उसका रिजल्ट हम सभी ने देखा, किस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस को मिली थी। और ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली है। सिर्फ वही कारण है कि एक छोटा सा जो स्टेटमेंट था जिसको तोड़ मरोड़ करके गुरु प्रकाश जी उनका कहना है कि कर्नाटक में उनकी बड़ी सफल सरकार है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है और राजस्थान में भी जिस तरह से कांग्रेस बेहतर कर रही है इस समय चुनाव प्रचार के दौरान, आज प्रियंका गांधी का दौरा था, इसलिए आपने इस मामले को तूल दिया है। ऋतु जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार विजय जी की बातों को और हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी को भी। ऋतु जी, आपको हाथरस की घटना याद होगी। हाथरस में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी और उसके अगले ही दिन कांग्रेस के भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं। कल राजस्थान में एक दलित महिला का गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, आज जब प्रियंका गांधी जी राजस्थान गई थी तो वहां पे एक व्यक्ति को एक ट्रैक्टर से 8 बार कुचल करके हत्या कर दी गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वीडियो है और ये वीडियो पूरे देश के सामने है। तो ये रूल ऑफ लॉ है क्या? राजस्थान में कानून का राज है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक 8 साल के दलित समाज के बालक की संस्थागत हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने साहस किया एक कॉमन पॉट से, एक घड़े से पानी पीने का, एक कलश से पानी पीने का, अपने प्यास को बुझाने का। आज महिलाओं के खिलाफ मामले में राजस्थान नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। आपने जो वादे किए थे उसमें 1% भी वादा आपने पूरा नहीं किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं? आपका गवर्नेंस जी गुरु प्रकाश जी समय कम है, अंत में विजय जी, राजनीतिक पार्टियां अपने दावे और वादे जरूर कर रही होंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजस्थान में ऐसे समय में जब तमाम वो ताकतें भी सक्रिय हो रही हैं देश में, ऐसे में खालिस्तानी साजिश या खालिस्तानी राजस्थान में एक मसला बनना कितना बड़ा एक तरह से संकेत है एक बड़े खतरे का? नहीं, हम खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव जीतना ही सबसे
महत्वपूर्ण काम नहीं है जीवन में और राजनीतिक दलों के लिए। राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए, लेकिन वो किस कीमत पर आप करना चाहते हैं? क्या आप देश को फिर से किसी आग में झोंकना चाहते हैं? तो इसको ध्यान रखने की बात है। एनसीआरबी की राहुल जी ने बात ठीक की कि एक दिन की घटना को आप नहीं करें, लेकिन एक दिन की बात नहीं ना। एनसीआरबी का आंकड़े देखिए कि महिलाओं के अपराध की बात कितनी है। उदयपुर की घटना राहुल जी को याद होगी, करौली की घटना राहुल जी को याद होगी, अभी कुछ पिछले दिनों एक और महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई उसको घटना को याद होगी। और जब आज चुनाव बिल्कुल अब तो अनाउंस भी हो गए, सब कुछ हो रहा है, वहां पे नॉमिनेशन का काम शुरू हो रहा है, तब यदि आप 10,000 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब 5 साल में आपके पास कहने के लिए वो कुछ नहीं है जिसके भरोसे आप चुनाव जीतना चाहते हैं। अब ये लास्ट मिनट के जो लॉलीपॉप्स हैं या फ्री बीज हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन कहते हैं, बिल्कुल, तो वो उन सबकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल विजय त्रिवेदी जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अगर 5 साल सत्ता में हैं तो पिछले 10 सालों में ये तय किया गया कि विकास के इर्द गिर्द चुनाव हो, क्या काम आपने किया है उसे आप जनता के बीच लेके जाएं, लेकिन इसके बरखिलाफ देखा यह जाता है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जनता को मुफ्त में चीजें देकर, फ्री में चीजें देकर अपने चुनाव को जीतने की कोशिश करती हैं, लेकिन जनता भी देख रही है कि उनके कौन से मसले हैं, उनके कितने समाधान राजनीतिक पार्टियों के पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। धन्यवाद। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी टीडीएस विवरणी ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में कहा है कि भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम संस्थान इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। विभिन्न एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि भारत निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में कहा है कि भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने 2021 और 2022 में 2 वर्षों की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बाद 2023 में भी अपनी निरंतर एवं तेज रफ्तार कायम रखी है।
S&P ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में देखें तो 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 लाख करोड़ डॉलर की थी। 2030 तक ये दोगुना से ज्यादा बढ़कर 7.3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के कारण 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जापान की जीडीपी से अधिक हो जाएगा। इस अवधि तक भारत के जर्मनी से भी आगे निकलने की उम्मीद है। भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो हर साल की जो आंकी जा रही है, वो एक स्टेबल एक दौर पे है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी दुनिया में किसी भी बड़े इकोनॉमी का इस तरह का एक स्टेबल अग्रगति का रूप नहीं दिख रहा है। आप मोटा मोटी किसी भी बड़े देश को ले लीजिए, सारे देशों में ही उथल पुथल है। तो ये जो भारत में जो स्टेबल ग्रोथ रेट का जो पैटर्न चल रहा है, यही निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। अर्थव्यवस्था की तेजी पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने एक लेख में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वर्ष 2023-2024 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। आरबीआई का पूर्वानुमान 6.5% पर है। पूरे वित्त वर्ष के लिए एसबीआई का अनुमान 6.7% है। सौम्या कांति घोष ने कहा है कि प्रमुख संकेतकों पर नजर डालें तो अर्थव्यवस्था के और ज्यादा तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जीडीपी वृद्धि के तेजी से बढ़ने के 4 कारण हैं। सबसे पहला मॉनसून। एसबीआई मॉनसून इंपैक्ट इंडेक्स के तहत स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन 89.5 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष से काफी बेहतर है। दूसरा, पूंजी खर्च पर दिया जा रहा विशेष जोर निरंतर जारी है। लगभग सभी राज्यों में खर्च करने की होड़ लगी हुई है। नई कंपनियों का तेजी से रजिस्ट्रेशन उनके मजबूत विकास इरादों को दिखाता है। क्रेडिट ग्रोथ में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऋण वृद्धि इसलिए देखी जा रही है क्योंकि पिछले 1 दशक में अर्थव्यवस्था में तेजी से नियमीकरण हुआ है। जिन लोगों की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, वो भी बैंकों से जुड़ रहे हैं। समाज के निचले स्तर पर क्रांति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऋण वृद्धि आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। जो चीज़ हम देख रहे हैं और जिसके लिए बहुत सारे डिबेट भी चल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अभी फिलहाल कैसे इतना अच्छा है। 15% का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है। लास्ट ईयर भी 15% था, जहां पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस साल शायद 10% 11% के बीच में होगा। तो अगर 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आपको 15% क्रेडिट ग्रोथ दे रहा है, उसका मतलब जो मल्टीपल है जीडीपी का, वो 1.5 से 2 गुना होगा। तो ये मल्टीपल अगर हो रहा है, मतलब कि क्रेडिट ग्रोथ में कुछ हमने चेंजेस दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्रेडिट ग्रोथ इतना हाई है। और ये चेंजेस जो मैं आपको बोला है कि जो नया आदमी क्रेडिट से जोड़ रहा है, इसके लिए शायद क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो लग रहा है कि इतना अच्छा है। अमेरिका वर्तमान में 25,500 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4,200 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं भारतीय जीडीपी का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी SBI के हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे स्वनिधि योजना ने शहरों में काम करने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद से तरक्की के पर्याप्त अवसर दिए। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि PM स्वनिधि योजना के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनमें 44% OBC हैं। कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने शहरों में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले लाखों लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस माइक्रो क्रेडिट स्कीम से इन छोटे कारोबारियों को जबरदस्त फायदा हुआ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने इस स्कीम पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की, जिसमें PM स्वनिधि के परिवर्तनकारी प्रभाव का विश्लेषण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए PM स्वनिधि योजना की तारीफ की है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के सौम्य कांति घोष का ये गहन शोध PM स्वनिधि योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। ये रिपोर्ट इस योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है और इस पर प्रकाश डालती है कि इसने वित्तीय सशक्तिकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है। SBI रिपोर्ट में PM स्वनिधि योजना से हुए बड़े फायदों की बात करें तो PM स्वनिधि योजना ने शहरों में काम करने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद से तरक्की के पर्याप्त अवसर दिए। PM स्वनिधि योजना में 65% कर्जदार 26 से 45 आयु वर्ग के हैं। कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की हिस्सेदारी होने से शहरी महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है, जो कि उनकी क्षमताओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस स्कीम के तहत लोन लेने वाले 5.9 लाख लोग 6 मेगा शहरों से हैं और 7.8 लाख उधारकर्ता 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले टॉप शहरों से आते हैं। अब तक तीनों किस्तों में लगभग 70 लाख लोन बांटे गए हैं, जिससे 53 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही लोन की कुल रकम 9,100 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% लोन लेने वाले लाभार्थी गैर सामान्य श्रेणी से आते हैं। लोन डिसबर्समेंट में OBC का हिस्सा 44% है, जबकि SC/ST का हिस्सा 22%। PM स्वनिधि खाता धारकों की औसत खपत में 50% की वृद्धि। PM स्वनिधि से डिजिटल लेन देन की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने ऋण से वंचित लोगों को ऋण से जोड़ा है। PM स्वनिधि स्कीम की सफलता से उन लोगों को और प्रोत्साहन मिल रहा है जो ऋण वापस कर रहे हैं। अभी क्रेडिट फॉर्मलाइज्ड हो रहा है और जिस डिपॉजिट्स जो यूज़ कर रहे हैं, जिसके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है, वो फ्यूचर में भी लोन ले सकते हैं। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहे, ये जो क्रेडिट ग्रोथ अभी 15-16% है, फ्यूचर में भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि जो आज दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसको हम बोलते हैं NTC, न्यू टू क्रेडिट, वो सिस्टम में जुड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना रुपये का लोन ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिस्टम में जोड़े, आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाए, फ्यूचर में आपको बैंक से पैसा मिलेगा। क्या है PM स्वनिधि योजना? कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई ये योजना क्यों इतनी लोकप्रिय हुई, आइए जानते हैं। PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन यानी लागत पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। PM स्वनिधि के तहत 1 साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, समय पर इस लोन का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए लोन की दूसरी और 50,000 रुपए लोन की किश्त की सुविधा प्रदान करना। PM स्वनिधि स्कीम के तहत हर साल 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित रिपेमेंट को प्रोत्साहित करना। PM स्वनिधि योजना के जरिए प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। इसमें ब्याज कम से कम पड़ता है
हम लोगों को अपने काम के लिए आसानी भी हो जाता है, इधर उधर लोन बैंक के चक्करों में नहीं भागना पड़ता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बहुत अच्छा है, हम गरीबों को लाभ मिलता है, आगे से और है, हम लोगों गरीबों का भला होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि अच्छी योजना है, गरीबों को फायदा हो रहा, लोन दे रही सरकार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जब से आई है तब से हम लोग बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसमें हम लोग काफ़ी जो है सक्षम हैं जो है, और इसमें हम लोन भी ले चुके हैं और कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ले भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट pmswanidhi.mohua.gov.in पर रजिस्टर कर किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से जहां एक और सामुदायिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिली है, वहीं हाशिए पर रहने वाले शहरी सूक्ष्म उद्यमियों को निर्बाध रूप से जोड़ा गया है। आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना एक बड़ी सफलता है जो कि समावेशी प्रकृति को रेखांकित करती है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वनिधि योजना से किस तरह का बदलाव हो रहा है हमने आपको दिखाया, और इस योजना से हो रहे बदलाव पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सौम्य कांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपने एक एनालिसिस दिया है स्वनिधि योजना पर। आपके एनालिसिस में इस योजना का क्या परिणाम निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये जो हम एनालिसिस किया अभी जनधन का, ये आपका जो स्वनिधि प्रोग्राम का, इसमें हमने देखा कि अभी तक जो 70 लाख वेंडर्स को लोन 70 लाख को दिया है, अराउंड 9,100 करोड़। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम देख रहे हैं कि जो पहले हमने लास्ट 7-8 साल से डिपॉजिट फॉर्मलाइजेशन देखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में 50 करोड़ अकाउंट्स खुला है, 50 करोड़ के ऊपर अकाउंट्स खुला है। अभी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। उसका मतलब कि इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जिसके पास जनधन का डिपॉजिट था, वो लोग को ये स्वनिधि लोन लिया है। और ये लोग का जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है, उसको स्पेंडिंग पैटर्न देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे। उसका स्पेंडिंग पैटर्न में सब कुछ टाइप से आइटम है और कंज्यूमर आइटम्स ज़्यादा है। उसका मतलब कि ये जो कंजम्पशन का जो स्पेंडिंग है ये लोन लेने के लिए, ये एक्चुअली बढ़ गया है। ये तो पहला बात है। दूसरा बात ये है कि ये जो लोन मिला है, ये लोन अक्रॉस दी कम्युनिटीज़ मिला है। और इस पे सबसे ख़ास चीज़ है कि जो आदमी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, अगर उसको आप एक बंदा जितना खर्चा करता है, अगर आप उसको स्टैटिस्टिक्स का हिसाब पे आप 3 ग्रुप में बांट ले, सबसे जो कम खर्चा करता है
उसको अगर आप देखें अक्रॉस क्लासेस उसका खर्चा कैसे है, आप आस्टर जो जाएंगे जी उसका जो खर्चा का जो पैटर्न है वो एक्चुअली सेम है, यानी यही लोग लोन मिलने के बाद ज़्यादा स्पेंड करना लगता है। तो इससे हम एक ही बात हमको याद आते हैं कि अगर जो मार्जिनलाइज्ड है और अगर पुअर है उसका कोई कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है, जेंडर नहीं है, इनफैक्ट रिलीजियन भी नहीं है, तो अगर आप उसको एम्पावर करते हैं वो लोग खर्चा करेंगे और इसके लिए सिस्टम को भी सहारा मिलेगा, बैंक्स को भी सहारा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी सहारा मिलेगा और ऑफकोर्स ग्रोथ ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका प्राइमरी फाइंडिंग्स है जी। सर, आईएमएफ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ को तेजी से बढ़ते हुए दिखाया है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स दिए हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। क्या है ये पॉइंटर्स और कैसे भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है? देखिए, ये जो हमने लिखा था इसमें तो फिलहाल पहले बात है कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो रहा है और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है जिसको हम एनटीसी बोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। दूसरा हम एक चीज़ बोले थे कि जो मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉनसून डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मॉनसून का जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगस्त में आपको पता है कि बारिश नहीं हुआ था, अराउंड 35% डेफिसिट था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है मौसम के उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इस साल हमारा एक इंडेक्स हमने बनाया, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन का तरफ वो इस साल एक्चुअली अच्छा हुआ है, लास्ट ईयर जितना था उससे काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए ये जो बात होता है कि मॉनसून डेफिशिएंट हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर खतरा होगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसको हम बोलते हैं, स्टेट्स को भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, सेंटर को भी पैसा खर्चा कर रहे हैं बजट का, और उसको पहले 4 महीने में बहुत जो बजटेड अमाउंट है उसका 30 to 40% उन्होंने स्पेंड कर चुका है, सेंटर भी स्पेंड कर चुका है, स्टेट्स भी स्पेंड कर चुका है, काफ़ी स्टेट्स को आंध्र प्रदेश जैसे उन्होंने 50% तक स्पेंड कर चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और मुझे लगता है कि इसके लिए जीएसटी कलेक्शंस को भी जो है वो हर साल उसका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ रहा है। हमको याद है कि पहले जब चालू हुआ था थ्रेशोल्ड लेवल 1.2 ट्रिलियन था पर मंथ, आज थ्रेशोल्ड लेवल 1.7 ट्रिलियन है। तो ये जो स्टेट्स को पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है इससे भी उसको काफ़ी शायद फ़ायदा मिल रहा है। और लास्ट में जो हम देख रहे हैं कि जो कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो बेसिकली एक अच्छा खासा इंडिकेटर है कि वेदर इकोनॉमी में कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये 2019 में भी जो था उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। तो अगर ये सारे चीज़ हमने देखे तो मुझे लगता है कि हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है हमने उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और जो हमको रिफॉर्म्स हम करते जा रहे हैं लास्ट कुछ साल में उसको हम करते जाए, क्योंकि रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट होता है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब चालू हो जाते हैं उस पर फ़ायदा इकोनॉमी को मिलता है। इससे सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि मैंने अभी बोला कि 6 साल में जीएसटी एक ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है, बन के रह गया है, क्योंकि पहले जितना कलेक्शन होता था आज उससे 30 to 40% इंक्रीज कलेक्शन हो रहा है, और इसके लिए सबको फ़ायदा हो रहा है, सेंटर को भी फ़ायदा हो रहा है, स्टेट्स को भी फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड होने से इकोनॉमिक ग्रोथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। जी घोष, आप बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। आपकी पूरी ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला नए बने राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। महासचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया
प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर देते हुए लिखा है कि जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।